नाबालिग लड़की के स्तन दबाना, प्राइवेट पार्ट छूना और सलवार का नाड़ा तोड़ना रेप की कोशिश नहीं है। क्या औरतों को रेप होने तक इंतजार करना होगा कोर्ट के पास जाने से पहले? बेटी ने अदालत में खड़े होकर के चिल्ला चिल्ला करके कहा था कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है। बेटी ने पूरा घटनाक्रम बताया था। आपको पता है उन महिला जजों का काम क्यों खराब माना गया? क्योंकि उन्हें कोविड हो गया था। एक महिला जज की शादी हुई, फिर गर्भपात हो गया था। जज ने सीजेआई को यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिख करके इच्छा मृत्यु मांगी थी। क्यों? क्योंकि उनके साथ शोषण हो रहा था। कोई महिला अगर ये सोचती है कि वो सिस्टम के खिलाफ लड़ेगी तो बता दूं, मैं एक जज होकर के भी नहीं लड़ पाई। जज की सुनवाई नहीं हो रही भाई, जज की। एक सेकंड लीजिए और सोचिए, इस बात को अपने जहन में उतारिए। कुछ महिला जज सुप्रीम कोर्ट को ओल्ड बॉयज क्लब बोलती हैं, यानी ऊपर से नीचे पूरी न्याय व्यवस्था ओल्ड बॉयज क्लब ही है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। नाबालिग लड़की के स्तन दबाना, प्राइवेट पार्ट छूना और सलवार का नाड़ा तोड़ना रेप की कोशिश नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से जितनी शॉक्ड औरतें थीं, उतना ही शॉक्ड सुप्रीम कोर्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कैसा इनसेंसिटिव बयान है भाई। जस्टिस BR गवई और AG मसीह की बेंच ने इस केस पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट के ऑर्डर में की गई कुछ टिप्पणियां पूरी तरह से असंवेदनशील हैं और अमानवीय नजरिया दिखाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरी तरीके से सही बताया है। उन्होंने कहा है कि कुछ फैसलों को रोकने के कारण होते हैं। ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट को बीच में आकर के न्याय और न्यायालय की इज्जत बचानी पड़ी है। भारतीय जजों के महिला विरोधी बयान, महिला विरोधी फैसले क्या महज छोटी छोटी गलतियां हैं या फिर इस बात का सबूत है कि भारतीय न्यायालय और न्याय व्यवस्था भारतीय समाज की तरह ही पितृसत्ता का पोषक है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि जज ने ऐसा फैसला सुनाया और ऐसा बयान दिया? कोर्ट में साल 2021 में हुई एक घटना पर सुनवाई चल रही थी। घटना क्या थी, ये जान लीजिए। खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज की एक महिला ने आरोप लगाया कि 10 नवंबर 2021 को वो अपनी 14 साल की लड़की के साथ कासगंज के पटियाली में अपनी देवरानी के घर गई थी। उसी शाम वो अपने घर लौट रही थी। रास्ते में गांव के रहने वाले पवन, आकाश और अशोक मिल गए। पवन ने मेरी बेटी को बाइक पर बैठा करके घर छोड़ने की बात कही। मैंने उस पर भरोसा करते हुए बेटी को बाइक पर बैठा दिया। रास्ते में पवन और आकाश ने बेटी का प्राइवेट पार्ट पकड़ लिया, उसे घसीटकर पुलिया के नीचे ले गए और उसके साथ जोर जबरदस्ती की कोशिश की। आकाश ने उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करते हुए उसके पैजामे की डोरी तोड़ दी। बेटी की चीख पुकार सुन करके ट्रैक्टर से गुजर रहे सतीश और भूरे मौके पर पहुंचे। इस पर उन लोगों ने देसी तमंचा दिखा करके उन्हें धमकाया, मगर इसके बाद वो खुद ही भाग गए। जब पीड़ित बच्ची की मां आरोपी पवन के घर शिकायत करने पहुंची तो पवन के पिता ने उसके साथ गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। महिला अगले दिन थाने में FIR दर्ज कराने गई, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद से उसने अदालत का रुख किया। आरोपियों को कोर्ट ने समन का आदेश दिया, जिसे इनकार करते हुए आरोपियों ने हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की। मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा। सभी तथ्यों और सबूतों को देखने सुनने के बाद जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने कहा कि अभियुक्तों के खिलाफ लगाए गए आरोपों और मामले के तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध करना कि बलात्कार का प्रयास हुआ है संभव नहीं है। इसी फैसले को सुनाते हुए उन्होंने ये बयान दिया था कि स्तन को पकड़ना, पैजामे की डोरी तोड़ना, ये सब बलात्कार की कोशिश नहीं है। इसी के बाद हाईकोर्ट और जज के लिए लोगों का और खास तौर से महिलाओं का गुस्सा उबल पड़ा। सवाल उठने लगे कि अगर ये रेप की कोशिश नहीं है तो फिर क्या है? क्या औरतों को रेप होने तक इंतजार करना होगा कोर्ट के पास जाने से पहले? क्या अटेम्प्ट टू रेप का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है? आखिर कोर्ट के इस बयान का असर क्या होगा? महिला नेताओं से लेकर के तमाम महिला संगठनों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया। पहले इसी केस पर दायर एक याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। इस याचिका में जजमेंट के विवादित हिस्से को हटाने की मांग की गई थी, मगर लगातार बढ़ते विरोध के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की और हाई कोर्ट के फैसले को असंवेदनशील बताया। अब सोचिए, एक नाबालिग लड़की जिसके साथ बलात्कार की कोशिश होती है, उसे आरोपियों के परिवार से धमकियां मिलती हैं,
पुलिस रिपोर्ट तक नहीं लिखती और कोर्ट तो ऐसा असंवेदनशील बयान देता है। आमतौर पर महिलाओं से जुड़े मामले तो पुलिस और प्रशासन तक पहुंच ही नहीं पाते, कभी गुंडई की वजह से, कभी बेइज्जती के डर से। हिम्मत करके जाओ तो भी न्याय की जगह ऐसी बयानबाजी सुनने को मिलती है। महिलाओं के अधिकार की लड़ाई को 5 कदम पीछे धकेलने वाला ये फैसला था और ये बयान था। केस का आफ्टरमैथ भी सुन लीजिए। लड़की खौफ में है, उसका परिवार खौफ में है। दैनिक भास्कर के अनुसार परिवार ने बताया है कि आरोपी ठाकुर हैं जो 1 किलोमीटर दूर ही रहते हैं। वो घर आकर के कभी भी धमका जाते हैं, कहते हैं कि हमने थाना खरीद लिया है, कोर्ट भी खरीद लेंगे, हम कर्ज ले करके जैसे तैसे अपनी बेटी का केस लड़ रहे हैं ताकि बिटिया को इंसाफ मिल सके। लेकिन न्याय की उम्मीद दिख ही नहीं रही। बेटी ने अदालत में खड़े होकर के चिल्ला चिल्ला करके कहा था कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है। बेटी ने पूरा घटनाक्रम बताया था, लेकिन कानून मुलजिम के साथ न्याय और हमारे साथ अन्याय कर रहा है। लड़की की चाची ने कहा है कि बेटी 3 साल से घर में बैठी है। मुलजिम सीधे घर पर आकर के धमकी देते हैं कि क्या बिगाड़ लिया हमारा, कानून ने हमारा क्या उखाड़ लिया। हमारी बेटी पिछले 3 साल से घर से बाहर नहीं निकलती, वो मुंह छुपा करके घर के अंदर बैठी रहती है, लोगों के ताने सुनती है। आरोपी कहते हैं कि तू इसी तरह से बैठी रहेगी, ना तेरी शादी होगी ना पढ़ाई लिखाई। सोचिए इस समय उस बच्ची पर क्या बीत रही होगी। कैसे भरोसा हो इस न्यायतंत्र पर। और ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट को मामला संभालना पड़ा है। ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के फैसले को पलटते हुए 2021 में कहा था कि किसी बच्चे के यौन अंगों को यौन इरादे से छूना पॉक्सो की अधिनियम की धारा 7 के तहत यौन हिंसा माना जाएगा। इसमें चाहे त्वचा का संपर्क हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन इरादा महत्वपूर्ण है। कोर्ट में महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल जजों द्वारा इतना बढ़ गया था कि सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा एक शब्दावली लॉन्च करनी पड़ी ताकि जज महिलाओं के लिए घटिया शब्दों का इस्तेमाल ना करें। बंबई उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए एक महिला के लिए अवैध पत्नी और वफादार रखैल जैसे नामों का इस्तेमाल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह महिला के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और महिला विरोधी टिप्पणी है। अब आप देखिए, आज तक किसी जज ने किसी पुरुष को किसी भी केस में अवैध पति के दर्जे से नहीं नवाजा है, मगर औरत है, औरतों का क्या है, कुछ भी बोल सकते हैं। यही मानसिकता आम पुरुषों की भी है और यही मानसिकता जजों की भी। आपको क्या लगता है, क्या न्याय व्यवस्था केवल आम महिलाओं के लिए संवेदनहीन है? ना जी, न्याय तंत्र में शामिल महिला जजों और अधिकारियों तक को पितृसत्तात्मक और नारी विरोधी रवैये का सामना करना पड़ता है। साल 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने 6 महिला जजों को बर्खास्त कर दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को ओके कर दिया। 4 महिला जजों की बहाली हो गई, मगर 2 की बर्खास्तगी को बरकरार रखा गया क्योंकि उनका प्रदर्शन असंतोषजनक था। एक पता है उन महिला जजों का काम क्यों खराब माना गया? क्योंकि उन्हें कोविड हो गया था। महिला जज की शादी हुई, फिर गर्भपात हो गया था। ये वो परेशानियां हैं जो केवल महिलाओं को होती हैं। इसलिए पुरुषों ने कहा ऐसे कैसे, काम खराब तो हुआ है ना, तो हटाओ इनको। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा था कि काश पुरुषों को मासिक धर्म होता, तब वे समझ पाते। महिलाएं अगर शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित हैं तो ये मत कहिए कि वे धीमी हैं और उन्हें बर्खास्त कर दीजिए। एक और घटना सुनिए आप। उत्तर प्रदेश की एक महिला जज की चिट्ठी से सुप्रीम कोर्ट कांप उठा था। जज ने सीजेआई को यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिख करके इच्छा मृत्यु मांगी थी। क्यों? क्योंकि उनके साथ शोषण हो रहा था। महिला जज ने सीजेआई को जो लेटर लिखा उसमें लिखा था कि मैं बहुत उत्साह के साथ न्यायिक सेवा में शामिल हुई थी। मुझे लगा था कि मैं आम लोगों को न्याय दिलाऊंगी। हालांकि मुझे नहीं पता था कि एक दिन खुद ही हर दरवाजे पर न्याय की भीख मुझे मांगनी पड़ेगी। मेरे साथ शारीरिक शोषण किया गया, मुझे कूड़े की तरह ट्रीट किया गया। उन्होंने आगे लिखा है कि मैं भारत की सभी कामकाजी महिलाओं से कहना चाहती हूं कि शारीरिक शोषण के साथ जीना सीख लें, क्योंकि यही सच्चाई है। पॉक्सो एक्ट एक बड़ा झूठ है। महिला जज ने आगे कहा कि अगर शिकायत करेंगे तो प्रताड़ित किए जाएंगे। इसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट तक नहीं सुनेगा। आपको वहां सुनवाई के लिए 8 सेकंड मिलेंगे, फिर अपमान और धमकी मिलेगी। तुम्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अगर आप भाग्यशाली होंगे तो ये प्रयास पहली बार में सफल होगा। उन्होंने लिखा है कि कोई महिला अगर ये सोचती है कि वो सिस्टम के खिलाफ लड़ेगी तो बता दूं, मैं एक जज होकर के भी नहीं लड़ पाई। न्याय की बात छोड़िए, मैं सभी महिलाओं को सलाह देती हूं कि वे खिलौना या कोई निर्जीव वस्तु बनना सीख लें। जज
जो नाम सुनते ही कानून की ताकत की छवि बनती है। वो महिला होने के नाते किस कदर परेशान कर दी गई। जज की सुनवाई नहीं हो रही भाई, जज की। एक सेकंड लीजिए और सोचिए, इस बात को अपने जहन में उतारिए। न्यायतंत्र की हालत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 34 जजों में केवल 3 महिला जज हैं। देश के सारे हाई कोर्ट्स में कुल मिलाकर के महिला जजों की संख्या है 99। यप, 99। 2024 के आंकड़े बताते हैं कि ओनली 99 आउट ऑफ 719 जजेस इन हाई कोर्ट्स आर women, according to ETLIG findings. The findings say that in 2024 women judges constitute 13.76%, यानी कि 13% महिला जज हैं। ये हालत है महिला जजों की। अभी आप सोचिए, संख्या में बढ़ोतरी के बाद ये हुआ है। अच्छे दिन ऐसे हैं तो बुरे दिन कैसे होंगे। अभी तक देश में कोई महिला CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। कुछ महिला जज सुप्रीम कोर्ट को ओल्ड बॉयज क्लब बोलती हैं। CJI चंद्रचूड़ बार काउंसिल को ओल्ड बॉयज क्लब बोलते हैं। यानी ऊपर से नीचे पूरी न्याय व्यवस्था ओल्ड बॉयज क्लब ही है, जहां औरतों को जगह बनानी है। और उससे भी मुश्किल इन ओल्ड बॉयज क्लब्स में न्याय की उम्मीद करना है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें। और ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।